बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 10 हमने स्टार्ट किया था, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स पे था, GI डिसऑर्डर्स बच्चों में। वो सारे हमने डिस्कस किए, वो यूनिट कवर हो चुका है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, इसमें हम आप लोगों के कोर्स का एक और यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 11, जो कि जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स पे हैं। कि बच्चों में जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं कॉमनली, और उनको किस तरीके से फिर मेडिकली मैनेज किया जाता है, और किस तरीके से उनकी नर्सिंग मैनेजमेंट की जाती है। तो फर्स्ट वन जो डिसऑर्डर है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, UTI, जो कि बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। यहाँ पे आप लोगों की स्लाइड्स में इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम उसको कहते हैं कि जिसमें जो यूरिन होता है उसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है। इन्फेक्शन यूजुअली अकर एट द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट और एट द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। और इन्फेक्शन जो है क्या होता है कि यूजुअली अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली जो है वो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट कौन से हैं? किडनीज है, यूरिटर्स हैं। और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या आता है? ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है। तो इंसिडेंस इसकी कैसी है? इंसिडेंस का मतलब ये है कि कितने इसके जो है वो केसेस आते हैं। तो लिखा है कि कॉमन एज ऑफ ऑनसेट जो है UTI का वो 2 to 6 ईयर्स है। 2 से लेकर 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें UTI कॉमन होती है, और गर्ल्स में ज़्यादा होती हैं बनस्बत बॉयज़ के। जो बच्चियां होती हैं तो उनमें ज़्यादा इसके देखे जाते हैं कि जो बेबी गर्ल होते हैं तो उनमें ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो शॉर्ट होता है, तो इस वजह से बैक्टीरिया की जो एसेस है वो ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है। फिर लिखा है अनसर्कमसाइज्ड मेल प्रोन टू डेवलप UTI। और जो मेल होते हैं जिनकी सर्कमसीजन नहीं हुई होती तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जो फोर स्किन होता है तो उसमें ये डेड सेल्स जो है वो वहाँ पे फोर स्किन के अंदर जमा हो जाते हैं। वहाँ पे जो डर्ट वगैरह होती है वो जमा हो जाती है, और इसकी वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो वहाँ पे हो जाती है और UTI हो जाती है। यानी जब इस तरह के डेथ सेल्स वगैरह जमा हो जाते हैं एक जगह पे, तो वहाँ पे बैक्टीरिया आसानी से बनस्बत दूसरे कंडीशन के वहाँ पे आसानी से बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सकती हैं। तो इसीलिए इसके अलावा इसके काजेज दिए गए हैं कि काजेज क्या हो सकते हैं। तो लिखा है कि काजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है इसका वो ई कोलाई होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से UTI होती है, ये अपनी याद रखनी है। मे भी MCQs में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। रूट ऑफ एंट्री जो है उसके बारे में लिखा है बैक्टीरिया असेंडिंग फ्रॉम द एरिया आउटसाइड ऑफ द यूरेथ्रा। आउटसाइड ऑफ द यूरेथ्रा जो है वहाँ से असेंडिंगली बैक्टीरिया जो है इंटर हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ जाता जाता है और अपर जो यूरिनरी ट्रैक है वहाँ तक पहुँच जाता है। इसके अलावा लिखा है उन लोगों को UTI हो सकती हैं जिनको वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स डिजीज़ हो। वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स डिजीज़ जो है इसको हम वेजिको यूरिट्रिक रिफ्लेक्स डिजीज़ भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें यूरिन की जो फ़्लो है वो रिट्रोग्रेड होती हैं, यानी बैकवर्ड उसकी फ़्लो होती हैं। ब्लैडर से वो यूरेथ्रा और आउट फ्लो करने के बजाय ब्लैडर से वो क्या होता है कि दोनों यूरेटर जो है उसमें वापस चली जाती हैं और किडनीज तक पहुंच जाती हैं। तो होता क्या है कि यूरिन की स्टे होती है, और जब यूरिन की स्टे होती है तो ज़ाहिरी सी बात है कि वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। इसके अलावा लिखा है फिर पेरिनल हाइजीन। ज़ाहिरी सी बात है कि पेरिनल एरिया जो है उसकी अगर हाइजीन सही तरीके से ना हो तो जो स्टूल साइट होती है वहाँ से ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो आसानी से मूव कर जाती है, और इसकी वजह से UTI हो जाती है। या बच्चों को जो पेम्पर पहनाए रखते हैं बहुत ज़्यादा वक्त के लिए कि वो गंदा हो चुके होते हैं, बच्चे ने स्टूल पास किया होता है और वो जल्दी से उसको पेम्पर चेंज नहीं करते, तो वो जो वहाँ पे स्टूल के अंदर ई कोलाई मौजूद होती हैं वो चली जाती हैं, UTI काज कर देती हैं। इसके अलावा फीकल ऑर्गेनिजम्स आर द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म।
ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रेक्टम टू द यूरेथ्रा। ज़ाहिरी सी बात है, फीकल जो ऑर्गेनिजम्स है, यही कोलाई वगैरह जो बैक्टीरिया फीकल कंटेंट में मौजूद होते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्योंकि यूरेथ्रा रेक्टम की प्रॉक्सिमिटी है, वो एरियाज करीब है, तो इस वजह से रेक्टम से जो है एनल साइड से पहुंच जाते हैं यूरेथ्रा तक, और शॉर्ट फीमेल यूरेथ्रा, तो इसी वजह से फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती हैं। अब यूटीआई के टाइप्स यहाँ पे आप लोगों को बताए गए हैं। यूटीआई में एक होता है यूरेथ्राइटिस, जब यूरेथ्रा की इन्फेक्शन हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। सिस्टाइटिस, ज़ाहिरी सी बात है, ब्लैडर की बात हो रही है कि इन्फेक्शन जब यूरेथ्रा से अप मूव करके ब्लैडर तक पहुँच जाए, तो इसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। और पाइलोनेफ्राइटिस, तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के पाइलो लफ्ज़ जो है वो पेल्विस के लिए यूज़ हुआ है, किडनीज़ के जो पेल्विस है उनके लिए, और नेफ्रो किडनीज़ के लिए यूज़ हुआ है, और आइटिस मीन्स इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। तो किडनीज़ के अंदर जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई जो है वो किडनीज़ तक पहुंच जाती हैं, और वहाँ पे जो है इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। डायग्राम यहाँ पे आप लोगों को सिस्टाइटिस की दिखाई गई है। देखिए इस तरह, अगर यूटीआई को ट्रीट नहीं किया गया और कंडीशन सीवियर होती गई, तो इस कंडीशन तक बात पहुंच सकती है। साइन और सिम्टम्स आप लोगों को बताए गए हैं कि वो बेबीज़ जिनको अगर यूटीआई हो जाए तो उनमें कौन कौन से अलामात आपको नज़र आएंगे। तो फर्स्ट वन जो है वो अनएक्सप्लेन्ड फिब्राइल फिट्स, यानी अनएक्सप्लेन्ड फीवर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि फिब्राइल फिट्स जो है वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे को टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फिट्स आना, झटके आना स्टार्ट हो जाते हैं। एब्डोमिनल पेन उनको होता है, उनकी ग्रोथ पुअर होती है, सही तरीके से बेबी जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। यूरिन जो है वो ज़्यादा स्मेलिंग यूरिन होती है। इसके अलावा फीड भी वो सही से नहीं ले रहा होता उसकी, वो क्योंकि एनोरेक्सिया होता है, साथ में इन्फेक्शन है, टेम्परेचर है, एब्डोमिनल पेन है, तो वो फीडिंग भी सही से नहीं ले रहा होता। वॉमिटिंग होती है, साथ में इरिटेबिलिटी, बच्चा बेचैन होता है, और इसके अलावा वेट लॉस उसकी हो जाती है कि वो वेट गेन नहीं कर पाता। तो ये अलामत उन बच्चों में देखने को मिलते हैं जिनको यूटीआई होती हैं। अब जो ओल्डर चिल्ड्रंस हैं, थोड़े बड़े से बच्चे हैं, तो उनमें कौन कौन से आप लोग साइन और सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलता है, उनमें कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं। तो लिखा है कि उनमें यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अर्जेंसी फील होती है, यानी जब यूरिन फील होती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो जो है वो तेज़ी शो करते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि कुछ मसला है बच्चे को। फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, यानी बार बार यूरिन के लिए वो जाता है। यूरिनेशन के दौरान उसको डिसयूरिया यानी पेन होता है, पेनफुल यूरिनेशन होती है, फाउल स्मेलिंग यूरिन होता है। यूरिन को अगर देखा जाए तो वो क्लाउडी सा नज़र आता है। इनकॉन्टिनेंस डे में या फिर नाइट में हो सकता है कि इनकॉन्टिनेंस हो, बच्चा जो है वो बेड पे ही यूरिन पास कर दे। इरिटेबिलिटी की ज़्यादा होती हैं, नाज़िया और वोमिटिंग होती हैं, एब्डोमिनल जो लोअर एब्डोमिनल पेन है, फ्लैंक पेन जिसे हम कहते हैं, वो आपको बच्चा उसकी शिकायत करेगा। फीवर होगी, साथ में चिल्स होते हैं, फटीग, बच्चा थका थका होता है, और लिखा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन वाइल मिक्चुरेटिंग डिस्पाइट फीलिंग ऑफ अर्जेंसी। बच्चा पहले तो अर्जेंसी शो करता है कि मुझे यूरिन फील हो रहा है, लेकिन जब उसको यूरिनेशन के लिए ले जाया जाता है तो वो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन होती हैं, सही तरीके से मिक्चुरेट नहीं कर पाता। तो इससे भी आप समझ जाते हैं कि बच्चे को यूटीआई हो चुकी है। अगर सीरियस इन्फेक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, तो उसके क्या साइन हो सकते हैं। तो उसमें सेंट्रल पायरेक्सिया होती है बट पेरिफेरली कोल्ड। ये सेंट्रल पायरेक्सिया मीन्स के बच्चे को अगर हम देखें तो बच्चा जो है वो उसको अगर हम छुए, उसके बॉडी को देखें, तो पेरिफेरली उसके जो पेरिफ्रीज होते हैं वो ठंडे होते हैं, लेकिन जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं टेम्परेचर उसका रेज होता है। तो ये एक कंडीशन होती है, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा सीरियस हो रहा है, यानी टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पेरिफ्रीज जो है वहाँ पे विज़ो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब विज़ो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है तो पेरिफ्रीज को हम छूते हैं तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर फील नहीं होती, बॉडी उसकी कुछ कहते हैं ना, कुछ पेशेंट ऐसे शिकायत करते हैं कि इस बच्चा तो ठंडा है लेकिन
जो है इसको बुखार जो है वो है, जब हम चेक करते हैं छूते हैं बच्चे को वो ठंडा होता है, उसके पेरिफेरल्स ठंडे होते हैं, सर गर्म हो सकती है इस दौरान, सीना गर्म हो सकता है, लेकिन जो उसके पैरों को या हाथों को हम छुए तो वो उस टाइम कोल्ड होते हैं। लेकिन टेम्परेचर अगर हम चेक करें तो वो 100 और 102 तक भी हो सकती है। इसके अलावा उसका जो कलर होता है बच्चे का, वो अब जो है कलर उसका सही नहीं रहता, स्किन कलर पेल ग्रे मोटल स्किन होता है उसका, बिल्कुल जो है वो आप देख के ही समझ जाते हैं कि ये बेबी जो है वो नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा। क्वाइट होता है बच्चा, चुप होता है क्योंकि उसको फटीग बहुत ज़्यादा महसूस होती है। लिथर्जिक चाइल्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ आपको लगता है। उसका टोन भी जो है वो पुअर होता है। टेकिकार्डिया उसको हो सकती है, साथ में हाइपरटेंसिव भी हो सकती है। टेकिकार्डिया ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उसको हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इस वजह से। अब डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस क्या है, ज़ाहिर सी बात है यूरिन स्पेसिमेन हम लेंगे। यूरिन बैग से भी हम जो है स्पेसिमेन ले सकते हैं। अब यहाँ पे केज, क्लीन केज यूरिन, क्लीन केज यूरिन का मतलब यही है मिड स्ट्रीम यूरिन के, जो बच्चे का जो यूरिन है वो पहले थोड़ा सा पास हो जाए, अगर बैग में भी है बैग को आपने एम्प्टी करना है, और फिर जब उसमें न्यू वो यूरिन जो है वो आ जाए तो वो आपने लेनी है, अगर बैग में से आपने सैंपल लेना है। और अगर वैसे ही आपने सैंपल लेना है तो बच्चे को थोड़ा सा यूरिन पास करके फिर जो बाद में जो यूरिन पास होता है वहाँ से आपने यानी मिड स्ट्रीम यूरिन जो है वो लेनी है। कैथेटराइजेशन करनी है ताकि यूरिन सही तरीके से पास हो। इसके अलावा सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन, ड्रेनिंग द ब्लैडर बाय इंसर्टिंग ए स्टेराइल नीडल थ्रू द स्किन अबाउ द प्यूबिक आर्क इनटू द ब्लैडर। अबाउ द प्यूबिक आर्क जब हम नीडल इंटर करके डायरेक्टली ब्लैडर से जो हम यूरिन ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं, तो ये जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड सैंपल होता है, सही वाला सैंपल। इससे हमें सही अंदाज़ा हो जाता है उस जो जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यूटीआई है उसको हम सही से पता कर सकते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सैंपलिंग इसको कहते हैं। जो सुब्रा प्यूबिक एस्पायरेशन है, कभी कभी अगर सही तरीके से हमें मिड स्ट्रीम यूरिन नहीं मिल रही होती है और बच्चे की कंडीशन सीवियर होती जा रही है, यूटीआई ठीक नहीं हो रहा, तो उस टाइम हम ये वाला सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन जो है वो भी कर लेते हैं, यानी डायरेक्टली ब्लैडर से यूरिन सैंपल जो है वो ले लेते हैं। अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, प्लेन एक्सरे भी करते हैं, इसके अलावा हम MCUG करते हैं, मिक्सचुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम। ये जो MCUG है स्टूडेंट्स, ये इसको हम मिक्सचुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम कहते हैं। इसके अलावा इसको हम वॉइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम VCUG-B कहते हैं। ये एक एक्सरे प्रोसीजर है, इसमें हम विजुलाइज करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, यूरेथ्रा को, और पार्टिकुलरली जब यूरिनेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो उस टाइम ये एक्सरे हम करते हैं, इसीलिए इसको हम मिक्सचुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम कहते हैं। इससे होता क्या है, इससे हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरह ब्लैडर जो है वो फिल हो रही है और किस तरह फिर इम्प्टी हो रही है। हम वहाँ पे अगर कोई एबनॉर्मल फ़्लो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वेजिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स डिजीज़ का बताया कि जिसमें यूरिन की बैग फ़्लो हो रही होती है, इस तरह की जब कोई कंडीशन हो रही होती है तो उसका हमें पता चल जाता है। इसके अलावा नर्सिंग केयर का बताया गया है कि नर्सिंग केयर क्या हो सकती है उन बच्चों के लिए जिनको यूटीआई हो। तो आपने यूरिन स्पेसिमेन जो है वो एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले आपने यूरिन स्पेसिमेन लेना है, ताकि उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो या फिर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट उसका हो, कि जिससे पता चल जाए उस बैक्टीरिया का कि कौन सा बैक्टीरिया है और कौन से एंटीबायोटिक के लिए वो सेंसिटिव है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट से ये पता चल जाता है कि बैक्टीरिया कौन सा है और कौन से एंटीबायोटिक के लिए वो सेंसिटिव है, कौन सा एंटीबायोटिक उसको प्रिस्क्राइब करना है। ब्लड टेस्ट, ये नर्सिंग केयर में आता है कि ब्लड टेस्ट आप करते हैं, जो इनटेक आउटपुट चार्ट होती है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वाइटल साइंस आप मॉनिटर करते हैं, ख़ास करके टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं, जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड हैं
जितना उनका वो कोर्स है तो उसको आप कवर करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग आप एडमिनिस्टर करते हैं फीवर और पेन के लिए। इसके अलावा बच्चों को एजुकेट करते हैं, और अगर बच्चा इस काबिल है कि वो समझ सके, अगर छोटा है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनको एजुकेट करते हैं कि बच्चे को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स जो है वो देना है, उसको डिहाइड्रेशन से बचाना है, और जो यूरिनरी ट्रैक है उसको फ्लश करने के लिए जितना हो सके उतना जो है उसको प्लेंटी ऑफ वाटर देना है। अब लिखा है कि इफ चाइल्ड इज अनेबल वोमिटिंग और रिफ्यूज टू टेक फ्लूइड्स एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स। अगर बच्चा वोमिटिंग कर रहा है या वो बिल्कुल जो है नहीं ले सकता फ्लूइड, वो रिफ्यूज करता है, तो उस टाइम आपने आईवी फ्लूइड्स जो है वो एडमिनिस्टर करने होते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा स्टूडेंट, अब कुछ हेल्थ टीचिंग्स हैं जिनके थ्रू हम यूटीआई को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो लिखा है इंश्योर द चाइल्ड टू पास यूरिन रेगुलरली एवरी 2 to 3 hours एंड टेक द टाइम टू कम्प्लीटली एम्प्टी द ब्लैडर। बच्चों को यूरिनेट सही तरीके से कराएं। सही तरीके से अगर बच्चों को यूरिनेट कराया जाए एवरी 2 to 3 hours, और उनको आराम से ब्लैडर को सही खाली होने तक जो है वो यूरिनेट कराया जाए, तो फिर जाके यूटीआई के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। Avoid holding urine for prolonged period of time. Perineal hygiene. Wipe from front to back. Front to back जो है अगर वो उसको साफ किया जाए पेरिनेल एरिया को, तो जो बैक्टीरिया की जो एंट्री है, जो फीकल कंटेंट के बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो एंट्री है उससे बचा जा सकता है। और टाइट फिटिंग क्लोथ या डाइपर्स जो है उनको अवॉइड किया जाए, और कॉटन पैंटीज जो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड किया जाए। इसके अलावा जो है फ्लूइड इनटेक इनकरेज किया जाए, और बबल बाथ जो है उसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि बबल बाथ में भी यही है कि बैक्टीरिया की एंट्री के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ये जो डिज़ीज़ नंबर 1 है आप लोगों का, इस जो यूनिट है यूनिट 11, इसके जो डिसऑर्डर्स है उनमें से फर्स्ट जो डिसऑर्डर था वो यही यूटीआई था। इसको हम कवर कर चुके हैं। इसमें अगर आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल दें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को डिसऑर्डर नंबर 2 नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।